दूसरा बिंदु है प्रबंधात्मकता। यूं तो तुलसीदास ने प्रबंध, मुक्तक तथा गीति सभी प्रकार के काव्यों की रचना की है, लेकिन इनकी कृति का आधार स्तंभ तो रामचरितमानस ही है, जो एक प्रबंध काव्य है। अर्थात इनको प्रसिद्धि अपने प्रबंध काव्य रामचरितमानस से ही मिली। इस दृष्टि से उनको सफल प्रबंध काव्यकार कहा जा सकता है। हालांकि इनके जो मुक्तक और गीति काव्य हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, पर ज़्यादा प्रसिद्धि इनको प्रबंध काव्यकार के रूप में मिली। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसमें कवि ने सभी शास्त्रीय नियमों को आधार बनाकर राम कथा को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत रचना में राम सीता का प्रथम दर्शन, राम का वनगमन, दशरथ की मृत्यु, भरत मिलाप, सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा अर्थात बेहोशी आदि असंख्य मार्मिक प्रसंग हैं जो पाठक को भी भाव विभोर कर देते हैं। एक विद्वान के शब्दों में सच यह है कि रामचरितमानस के पात्रों द्वारा तुलसीदास ने जिन नैतिक मूल्यों की स्थापना की है वे जनता के मनोबल को दृढ़ करने वाले थे, उसे संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाले थे। वस्तुतः तुलसीदास ने समग्र उत्तरी भारत के जीवन की को राग में बना दिया है। रामचरितमानस में अनेक पात्र हैं जिन्हें तीन कोटि में रख सकते हैं: सत्वगुण प्रधान, रजगुण प्रधान व तमगुण प्रधान। इन तीनों प्रकारों के पात्रों का चरित्र चित्रण इस महाकाव्य में प्राप्त है। अंत में राम की रावण पर विजय दिखाकर मानो धर्म की अधर्म पर विजय दिखाई गई है। चरित्र चित्रण में तुलसी अनुपम कलाकार हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, कौशल्या, भरत, हनुमान, सुग्रीव आदि चरित्र मानव जाति को नूतन संदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि केवल राम ही नहीं बल्कि अन्य पात्रों का भी बड़ा ही मर्यादित रूप में चरित्र चित्रण किया है, जो हमारे लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बने हैं। तीसरा बिंदु है विषयगत विविधता, अर्थात जो विषय इन्होंने उठाए हैं उसमें विविधता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में मानव जीवन के विविध रूपों का वर्णन किया है। रामचरितमानस की कथा राम जन्म से लेकर के उनके राज तिलक तक चलती है। इसमें कुल 7 कांड हैं। इसके माध्यम से कवि ने तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक आदि परिस्थितियों का वर्णन किया है कि राम के चरित्र चित्रण के साथ साथ तत्कालीन परिस्थितियों का भी बखूबी चित्रण किया गया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में यदि कलयुग के प्रकोप का वर्णन है तो राम राज्य की कल्पना भी की गई है। उत्तरकांड में कलयुग का चरित्र चित्रण करके राम राज्य की कल्पना की है। राम राज्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि लिखता भी है: वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पंथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखी नहीं, भय शोक न रोग। अथवा दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य नहीं, काहू ही व्यापा। ऐसे राम राज्य की कल्पना तुलसीदास करते हैं कि जहाँ पर किसी प्रकार का शारीरिक और भौतिक या फिर दैविक किसी भी प्रकार का कोई संकट न हो, ऐसे राम राज्य की कल्पना तुलसीदास जी करते हैं। चौथा बिंदु है लोक मंगल की भावना, समाज के कल्याण की भावना। लोक मंगल का अर्थ है लोक कल्याण, लोगों का कल्याण, समाज का कल्याण। तुलसीदास एक लोकनायक कवि थे
उन्होंने अपने युग को भली भांति देखा था। एक साहित्यकार समाज में ही रहता है, जो कुछ समाज में देखता है उसका बखूबी चित्रण करता है। उसकी विषमताओं से वे पूर्णतः परिचित थे कि जो समाज में घट रहा था, चाहे वह अच्छा है बुरा है, उससे वो बखूबी परिचित थे। उस युग में होने वाले मुस्लिम बादशाहों के अत्याचारों से वे व्याकुल थे, यानी कि वो अछूते नहीं थे उन समस्याओं से, उन आघातों से। युगीन परिस्थितियाँ उनके लिए असहनीय थी, क्योंकि वे भारतीय समाज के लिए अभिशाप थी। विशेष रूप से भारतीय प्रजा मुस्लिम शासकों के घोर अन्याय, दुर्दमनीय अत्याचार से प्रताड़ित होकर निराशा और व्याकुलता से टूट चुकी थी। तुलसीदास जैसे भक्त को अत्याचारी बादशाहों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का दुस्साहस कैसे संभव था? अतः उन्होंने भक्ति के साथ अपने युग की आवाज़ को उठाया, उसको प्रस्तुत किया। भक्ति मार्ग पर चलते हुए उन्होंने उन बादशाहों के अत्याचारों का बखूबी अपने साहित्य में वर्णन किया। सच्चा साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य वही उच्च कोटि का होता है जिसमें समाज का चित्रण होता है। समाज की उपेक्षा करने वाला साहित्य उच्च कोटि का साहित्य नहीं होता। तुलसीदास सच्चे साहित्यकार थे, अतः उनकी कृतियों में युग बोलता है, अर्थात युग का चित्रण उसमें बखूबी मिलता है। कवि ने कवितावली व मानस में, रामचरितमानस में अपने युग का यथार्थ चित्रण किया है तथा उस युगीन परिस्थितियों से छुटकारा पाने का उपाय भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया है। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उन समस्याओं से निजात पाने के लिए भी कुछ न कुछ उपाय अपने साहित्य में प्रस्तुत किए हैं। रामचरितमानस उनकी प्रौढ़ कृति है, अतः इस रचना में उन्होंने लोक कल्याण की चेतना का समावेश भी किया है। अगला पॉइंट है समन्वय भावना। तुलसीदास एक समन्वयवादी राम भक्त कवि थे। उनको सच्चा लोकनायक भी कहा जाता है। उनका संपूर्ण काव्य आदर्श मानव समाज की स्थापना करना चाहता है। मानस में कवि ने राम को आदर्श पुत्र, सीता को आदर्श पत्नी, भरत और लक्ष्मण को आदर्श भाई, कौशल्या को आदर्श माता तथा हनुमान को सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है। हर एक रिश्ते को उन्होंने आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है और हमारे सामने हर एक रिश्ते का आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने निर्गुण और सगुण, शैव और शाक्त, शैव और वैष्णव, गृहस्थ और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, लोक और शास्त्र, लोक भाषा और संस्कृत का समन्वय करने का प्रयास किया है। उन्होंने किसी एक का तटस्थ पक्ष नहीं लिया है, बल्कि हर एक का समन्वय इन्होंने स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी समन्वय भावना के रूप में कहते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। एकांगी विचारधारा वाला कवि कभी लोकनायक नहीं हो सकता, बल्कि समन्वय हर जगह स्थापित करने वाला कवि ही लोकनायक हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता में अनेक प्रकार की परस्पर विरोधिनी संस्कृतियाँ, साधनाएं, जातियाँ, आचार, निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। इसलिए उन्होंने समन्वय भावना को प्रदर्शित करके एक लोकनायक की उपाधि प्राप्त कर ली है। गीता में समन्वय की चेष्टा है।
तुलसीदास समन्वयकारी थे। उनका सारा काव्य समन्वय की चेष्टा है, अर्थात हमें कहीं भी उनकी एकांगी विचारधारा नज़र नहीं आती, बल्कि वो हर एक पक्ष को समन्वय के साथ अपने काव्य में प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास ने अपने युग को एक ऐसी दिशा प्रदान की है कि वह हमारे सामने एक आदर्श आचरण के रूप में प्रस्तुत हुई है। उनकी मर्यादा का पालन किसे आकर्षित नहीं करता। तुलसीदास का उद्देश्य दार्शनिक व धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे समाज और व्यक्ति के भी सुधारक थे। मानस में उन्होंने लोक कल्याण व लोक रंजन प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया है। अर्थात अगर हम उनके रामचरितमानस से इतर अन्य काव्य ग्रंथों की अगर बात करें तो वहाँ भी हर एक चरित्र का उन्होंने मर्यादित व आदर्श रूप में चित्रण किया है। अगला बिंदु है प्रकृति वर्णन तथा वस्तु वर्णन। रामचरितमानस एक बृहदाकार महाकाव्य है, एक बहुत बड़े आकार का काव्य है। इसमें वर्णनों की विविधता ही नहीं है, बल्कि कहीं कहीं वर्णन अति विस्तृत भी है, कि केवल विविधता ही नहीं है, बल्कि किसी किसी बिंदु का तो इन्होंने, किसी किसी पक्ष का तो इन्होंने बड़ा ही विस्तृत चित्रण किया है। राम की बाल लीला, सीता स्वयंवर, राम विवाह, कैकई मंथरा का संवाद, राम वनगमन, केवट प्रसंग, चित्रकूट प्रसंग, भरत का चित्रकूट गमन आदि इन प्रसंगों का बड़े ही विस्तार से चित्रण किया गया है। कहीं कहीं पर कवि ने प्रकृति का भी चित्रण किया है। प्राकृतिक चित्रण प्राय आलंबन रूप में है, कहीं कहीं उद्दीपन रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए भरत जब वन प्रदेश में स्थित राम से मिलने जाते हैं तो चित्रकूट घाट का उस समय मार्ग में सुंदर वन प्रदेश है। चित्रकूट जाते हुए कवि ने उनका विस्तृत वर्णन किया है, जो प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। झरना जरही मलियज गावही मनहु निसात विविध विधि बाजही चक चकोर चातक सुख पिक गन कूजत मंजू मराल मुदित मन। इस दोहे का वहाँ चित्रकूट गमन करते समय का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है, वहाँ के प्राकृतिक दृश्य का।